The art of seduction, law 4, appear to be an object of desire. 90s, 40s और 50s के हॉलीवुड की दुनिया एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने और अपनी किस्मत चमकाने के लिए तलाश में था। यहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि लोगों की इमेज और डिज़ायरेबिलिटी सब कुछ थी। यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि अपने आप को फेमस और डिज़ायरेबल बनाने का खेल खेलना पड़ता था। बहुत सारी लड़कियाँ सिर्फ एक चांस की तलाश में थी, पर एक लड़की थी जिसका नाम था मार्लिन मोनरॉय। मार्लिन एक सिंपल लड़की थी जिसका असली नाम था नॉर्मा जिएना मोर्टेसन, लेकिन उसने अपने आप को बनाया एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर जो सबके दिल की हार्ट बीट बन गया। मार्लिन ने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने आसपास के एटमॉस्फेयर बनाया और एक ऐसी जगह जहां हर कोई उसके पीछे था, और ये लोग सिर्फ उसके फ्रेंड्स नहीं बल्कि पावरफुल लोग थे। एक्टर, डायरेक्टर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन। ये लोग सिर्फ उसकी कंपनी में आने की कोशिश ही नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ शर्त लगाते कि कौन मार्लिन की अटेंशन जीत पाएगा। हॉलीवुड की पार्टीज में जब ये लोग एक ही रूम में होते तो टेंशन हाई हो जाती। हर किसी की नज़र मार्लिन पर होती और हर एक इंसान चाहता था कि वो उसकी नज़र में आए। इस कंपटीशन ने ऐसी जेलसी क्रिएट की जो आगे जाकर मार्लिन की डिजायबिलिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले गई। रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि जब तुम अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखते हो जो खुद डिज़ायरेबल होते हैं तो तुम्हारी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। ये होता है जब तुम अपने आसपास एक ऐसा ट्रायंगल ऑफ डिज़ायर क्रिएट करते हो, मतलब ऐसे लोग जो तुम्हारे पीछे शर्त लगाएं। मार्लिन ने यही किया। उसने अपने एडमायर्स को एक दूसरे के सामने रखा और उनके कंपटीशन को बढ़ाया और खुद को ऐसा दिखाया जैसे वो सबकी चाह और प्राइज़ है। उसकी हर एक स्माइल, हर एक ग्लैंस केयरफुली टाइम थी, जैसे वो अपनी डिज़ायबिलिटी को और बढ़ा रही हो। लोग उसके पीछे इसलिए नहीं भागते थे कि वो सुंदर थी, बल्कि इसलिए भागते थे कि वो उन लोगों के बीच में थी जिन्होंने खुद दुनिया चाहती थी। इस गेम का सबसे बड़ा रास्ता जेलसी और क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल। जब लोग देखते हैं कि पावरफुल और सक्सेसफुल लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके दिल में क्यूरियोसिटी और जेलसी दोनों बढ़ जाती थी। जेलसी से बनता है कंपटीशन और कंपटीशन से बढ़ती है डिज़ायरेबिलिटी। ये साइकिल मार्लिन के लिए काम करता रहा। लोग सोचते, और अगर ये लोग इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये लड़की स्पेशल होगी, और जब तुम स्पेशल लगती हो तब लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। मार्लिन सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थी। उसने अपने चार्म को ऐसा कंट्रोल किया कि लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। उसने अपने एडमायर्स को कॉम्पीट करने के दिया, कभी थोड़ा डिस्टेंस, कभी थोड़ा अटेंशन, जिससे उनकी डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ती गई। ये पावर उसने अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में इस्तेमाल की। जब तुम ऐसे ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर बनते हो, तुम अपनी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। तुम बॉस हो अपने गेम के। क्रिएट अ ट्रायंगल ऑफ अटेंशन व्हेन अदर्स कॉम्पिटिट फॉर यू, योर वैल्यू स्काई रॉकेट्स। Jealousy and curiosity are the invisible forces that make you irresistible. तो याद रखिए, आज के ज़माने में भी चाहे सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, ये लॉ वैसे ही काम करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें चाहें, तुम्हारी वैल्यू बढ़े, तो वैसा ही करो जैसे मार्लिन ने किया। तुम्हें अपने आप को वैसा प्रेजेंट करना है कि लोग तुम्हें सिर्फ पसंद ना करें बल्कि तुम्हारी चाह में जेलस और क्यूरियस भी हों। यही है असली पावर, अपेयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर। लोग सिर्फ टैलेंट को नहीं बल्कि उस टैलेंट के पीछे छुपी मिस्ट्री और कंपटीशन को चाहते हैं। सबसे पावरफुल चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है अपने आप को एक ऐसे प्राइस की तरह दिखाना जिसे पाने के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं। जब तुम अपने वैल्यू को बनाते हो तब तुम अपनी दुनिया के राजा हो जाते हो। सिडक्शन का सबसे डेडली टूल होता है डिज़ायरेबिलिटी, लेकिन ये डिज़ायरेबिलिटी आर्टिफिशियली बनाई जाती है। तुम्हें लोग तब चाहते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी कोई और चाह रहा हो। जब तुम डिमांड में हो तुम प्राइसलेस बन जाते हो। डोंट बी अवेलेबल, बी वांटेड।
Don't run after them, make them run after the version of you they can't completely have. तुम जब खुद को ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर बना लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिडक्टिव हो जाता है, तुम्हारे हर एक्ट में एल्यूर होता है, तुम्हारे हर साइलेंस में डेप्थ होती है। सिडक्शन का मतलब सिर्फ अटेंशन लेना नहीं, सिडक्शन का मतलब होता है उनके दिमाग में जगह बनाना, उनका ईगो में कंपटीशन क्रिएट करना, उनके इमोशंस में चोस डाल देना बिना एक शब्द कहे। ये कहानी है 18th सेंचुरी की। जियोकोमा कोसुनावा एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आया था, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी जो उसे दुनिया का सबसे लेजेंडरी सेड्यूसर बनाने वाला थी। कोसुनावा सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक साइकोलॉजिस्ट था। वो समझता था लोग क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं और क्या चाहते हैं सीक्रेटली। वो समझता था कि रियल सिडक्शन चार्म में नहीं बल्कि कंपटीशन में होती है। वो कभी भी किसी एक औरत के पीछे नहीं भागता था, वो हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट बनाता था जहाँ उसके लिए जेलस फील करती थी लेडीज़। एक बार वेनिका के एक गार्ड मास्क्यूरेड बॉल में कोसुनावा ने 3 डिफरेंट वुमेन के साथ फ्लर्ट कर रहा था, सब अलग अलग कॉर्नर्स में, लेकिन सबको पता चल रहा था कि वो औरों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। वो सब वुमेन जो एक दूसरे को सीक्रेटली जज कर रही थी उसी कोसुनावा के अराउंड थी, जिसका गेस्चर जेंटल था लेकिन प्रेजेंस इंटेंस। वो इतना मैन एवरीवन वांटेड टू बी कीप, लेकिन जो किसी का नहीं था। एग्जैक्टली लॉ 4। एक बार एक फ्रेंच नोबल वुमेन ने कोसुनावा से कहा, तुम मेरे हो या मैं किसी और को बुलाऊं? कोसुनावा मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखा और सिर्फ एक लाइन बोली, मैं किसी का नहीं हो सकता क्योंकि मैं हर किसी के सपनों में रहता हूँ। She could not resist. She wanted him even more, not because he was loyal, but because he was desirable, beyond control. उसका सीक्रेट था always be seen with admirers, चाहे वो कॉफ़ी हाउस हो या चर्च या स्ट्रीट। कोसुनावा कभी अलोन नहीं दिखता था, उसके आसपास हमेशा कोई इंट्रिग्यूड, obsessed या कंफ्यूज वुमेन होती थी। इसने एक इल्यूजन बनाया, ही मस्ट बी स्पेशल, सब उसके लिए फाइट क्यों कर रहे हैं, और वही इल्यूजन बन गया उसकी सिडक्शन का फ्यूल। कोसुनावा ने कभी लव के लिए रिक्वेस्ट नहीं की, वो खुद एक फैंटेसी बन गया, एक पजल, एक स्टोरी, एक इमोशन जो लोग समझ नहीं पाए। और जब कोई समझ नहीं पाता तो वो और चाहने लगता है। वी सीन, वी डिजायर्ड, वी टॉक्ड अबाउट, but never we fully held. That's how legends like Kosunawa are born. कहते हैं कुछ चेहरों में ऐसी राजदार शांति होती है जो देखने वाले को चैन से जीने नहीं देती। उनकी एक झलक, एक मुस्कुराहट और तुम खुद को उनका बना चुके होते हो, बिना उनसे पूछे, बिना उनका हाथ पकड़े। उसने कुछ कहा नहीं किया था, लेकिन वो सिर्फ थी और इसलिए उसे पाना लोगों का ऑब्सेशन बन गया। वो सिर्फ 19 साल की थी जब दुनिया ने उसे द फेस दैट लॉन्च्ड आवर 1000 शिप्स कहना शुरू किया। उसका नाम था हेलन, एक राजा की बेटी, एक दूसरे राजा की रानी। लेकिन उसकी कहानी एक सिंपल प्रिंसेस की तरह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इल्यूजन की थी जो किसी को कभी पूरा समझ ही नहीं आई। वो स्पार्टा के किंग मेनेलस की रानी थी, पावरफुल, ग्रेसफुल और शांत राजा था। लोग कहते थे कि हेलेन की आंखों में कुछ ऐसा था, जब तुम्हें देखती थी तो लगता था जैसे कि तुम बस उसके लिए बने हो। वो उस नज़रिए से लोगों को देखती जैसा वो उसके लिए खास हो। और तभी उसकी ज़िंदगी में एक नाम आया, पेरिस, ट्रॉय का प्रिंस। जब पेरिस ने हेलेन को पहली बार देखा तो पेरिस का समय रुक सा गया। वो उसे देखता ही रहा जैसे समय रुक गया हो। उसने कहा कि आई हैव सीन मनी क्वींस बट शी इज़ नॉट ह्यूमन, शी इज़ द फ्लेम दैट गॉड्स वर्कशिप। यानी कि मैंने बहुत रानियों को देखा, लेकिन वो इंसान ही नहीं लगती। वो एक ऐसी लौ है जिसे खुद देवता भी पूछते हैं। हेलेन ने ये बात सुनी, और तुम्हें क्या लगता है कि हेलेन ने उसे
रोका या फिर उससे कुछ कहा? हेलन ने बस थोड़ा सा मुस्कुराया और वहाँ से चली गई। बस एक मुस्कुराहट और एक आंखों का खेल, और पेरिस का दिल उसके लिए दीवाना हो गया। उस रात पेरिस ने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ एक प्लान बनाया। मैं हेलन को ले जाऊंगा, वो सिर्फ मेरी है। और उसने स्पार्टा से हेलन को चुरा लिया। हेलन के साथ वो ट्रॉय चला गया और यही बन गया ट्रोजन वॉर की वजह। स्पार्टा ने 1000 शिप्स भेजे ट्रॉय को बर्बाद करने के लिए, एक औरत के लिए, एक डिज़ायर के लिए, एक इल्यूजन के लिए जो कभी किसी की थी ही नहीं। 10 साल तक स्पार्टा और ट्रॉय में युद्ध चला, हजारों लोग मरे, लेकिन हेलन कभी किसी की नहीं बनी। उसने कभी किसी को वादा नहीं किया, उसने ना कभी किसी को आई लव यू कहा, लेकिन लोगों ने अपना सब कुछ उसके लिए लुटा दिया, क्योंकि वो उन्हें चाहिए थी, क्योंकि वो रेयर थी, क्योंकि वो एक फैंटेसी थी। सेडक्शन का असली राज ब्यूटी नहीं होता, ना चार्म, वो होता है तुम्हारे अपने आप को इतना वैल्यूबल समझना कि लोग तुम्हें पाने के लिए अपने आप को भूल जाएं।